इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि हमको यूजीसी नेट एग्ज़ाम इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या है, इसको कंडक्ट कौन करता है, इसके लिए हमें पढ़ाई कैसे करनी है, सारा प्लानिंग आपको मैं बताऊंगी। तो वीडियो एंड तक देखना। स्टार्टिंग में हम लोग बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है। इसकी अथॉरिटी है एनटीए। एनटीए स्टैंड्स फॉर द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसको सारे अधिकार दिए गए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करने का। देन आप पेपर चेकिंग करके रिजल्ट्स डिक्लेयर करते हैं। सो पहले होता क्या था, पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी सीबीएसई, लेकिन आफ्टर 2017 ये टास्क दिया गया है एनटीए को। ओके, तो ये पूरे इंडिया में एग्ज़ाम्स होती है। ये जो नेट एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, या आपको जेआरएफ मिलेगा, आपको पीएचडी का एडमिशन भी मिलेगा ये एग्ज़ाम देके। सेकंड पॉइंट, एलिजिबिलिटी। तो ये एग्ज़ाम देने के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है कि जब आप मास्टर्स करते हो, आपको मास्टर्स में फाइनल एग्ज़ाम के बाद आपका जो पूरा एग्रीगेट मार्क्स है, ओके, जो भी चारों सेमेस्टर्स के मार्क्स है, उनको एग्रीगेट आपका मार्क्स 55% ओपन कैटेगरी के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। आपको तब ज़रूरत है 50% लाने की। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हर साल अलग लगता है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग होता है। एंड एज पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो जेआरएफ हो, पीएचडी के लिए हो, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर रहे हो, तो ये अलग कट ऑफ होता है एंड कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ होता है। और 2-3 साल से मैं देखते आ रही हूँ कि ये जो कट ऑफ है ये बढ़ता ही जा रहा है। अब ये कट ऑफ बढ़ने का कारण ये है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। इसी वजह से जो है कट ऑफ बढ़ रहा है। ये फॉर्मूला है आपको यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। माइंड को प्रिपेयर कर लो कि यस, इस साल जो है मुझे यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करना ही करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। और जब हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे जो डाउट्स वगैरह है वो तो क्लियर होते ही हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, हमको अच्छा एक होल्ड होता है हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। एंड लास्ट है परफॉर्म। जब आप ऊपर के दो अच्छे से कर लोगे तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दे ही पाओगे। सो फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। अब पहले जो यूजीसी नेट एग्जाम होती थी वो ऑफलाइन होती थी, यानी कि हमको एग्जाम्स में ओएमआर शीट्स दी जाती थी। ओएमआर शीट्स पे हमको जो डॉट्स थे वो डॉट्स फिल करने पड़ते थे। ओके, अब 2018 से क्या हुआ है, एग्जाम ऑनलाइन होती है कंप्यूटर पे। ओके, तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है, ये सेंटर पे जाकर हमको ये एग्जाम देनी पड़ती है। अब पहले जो एग्जाम्स होती थी ऑफलाइन, तो उसका एक एडवांटेज ये होता था कि हमारे पास उनके क्वेश्चन पेपर्स होते थे, जिससे हम लोग पढ़ पाते थे कि एग्जाम में वो लोग कौन से टॉपिक पे ज़्यादा सवाल पूछेंगे। लेकिन अब सीबीटी आ गया है, तो हमारे पास कोई कॉपी नहीं है कि हम लोग पता कर सके कि क्वेश्चंस कैसे, कौन से टॉपिक पे लोग ज़्यादा पूछते हैं। तो अभी तो स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया है। सेकंड पॉइंट है कि सिलेबस से हमें फेमिलियर होना चाहिए। अब इनका जो सिलेबस है वो दो पेपर के लिए है। फर्स्ट पेपर है जहाँ पे वो लोग लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, फिर क्वेश्चंस होते हैं उनके कंप्यूटर पे, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन सिस्टम पे, मैथ्स। ओके, ये होता है उनका पेपर वन। पेपर वन में आपको आते हैं 50 क्वेश्चंस। ओके, फॉर ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स दे आर गिविंग। सो टोटल हो गया आपके 100 मार्क्स का फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर जो है वो आपका मास्टर्स का जो भी विषय होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपने किया होगा एमए इन ज्योग्राफी या एमए इन पॉलिटिकल साइंस, तो आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ही आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये होता है 2 घंटे के लिए। आपको क्वेश्चंस आते हैं 100। ओके, 100 क्वेश्चंस फॉर 200 मार्क्स। फॉर वन क्वेश्चन 2 मार्क्स। इस हिसाब से आपको दिए जाते हैं 2 घंटे। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो आप पहले सिलेबस देख लो। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो भी आपका पेपर 2 होता है उसमें आपको पढ़ना कितना है।
तो जैसे कि मैंने एमए हिस्ट्री किया था और मेरा उसमें ही एमएच सेट और नेट निकल गया, तो हिस्ट्री में मुझे सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी थी, ना कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी थी। तो वैसे ही आपका भी जो कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें आपने मास्टर्स किए होंगे, वो आप सिलेबस देख लो कि यूजीसी की वेबसाइट, वहाँ पर आपको सिलेबस करके दिख जाएगा, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अब देखो कौन से यूनिट में उन्होंने क्या क्या बताया है, इवन दे टेल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, कोई कोई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हो, वो पीडीएफ डाउनलोड कर लो सिलेबस का, सिलेबस अच्छे तरीके से समझ लो, फिर आप प्लानिंग कर लो। पॉइंट है पीवाईक्यू को रेफर करो। अब तो पहले के जब एग्जाम्स होते थे, ऑफलाइन एग्जाम्स होते थे, तो उसके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। आप यूजीसी नेट के वेबसाइट पे भी जाके देखो, या फिर आप एमएच सेट एग्जाम की वेबसाइट है वहाँ पे भी जाके देखो। ओके, एमएच सेट एग्जाम आज भी ऑफलाइन ही होती है, तो आप पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू में आपको पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू हम लोग को उनका पैटर्न बताता है कि ये एग्ज़ाम किस तरीके से लेते हैं, कौन सा टॉपिक उनका फेवरेट है, बार बार उसी टॉपिक पे ये लोग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब मैंने एग्ज़ाम दी थी तब मुझे उनमें एक कॉमन बात लगी कि ये लोग ज़्यादा करके किंग्स, उनकी सोशो इकोनॉमिक लाइफ क्या थी उस पर ही पूछते हैं, एंड कौन सा टेम्पल्स या कौन सा उन्होंने मॉस्क्यू वगैरह बिल्ड किया, इस तरीके से क्वेश्चंस आते थे। एंड मराठा हिस्ट्री पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। सो द फोर्थ पॉइंट इज प्रायोरिटाइज द सब्जेक्ट्स। अब मैंने आपको बताया कि दो पेपर से, पेपर वन जो कि लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर एंड एजुकेशन सिस्टम, इस पर बेस्ड है। एंड सेकंड पेपर जो है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर होगा। ओके, तो आप क्या करो, प्लान करो कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है। आपको लगता होगा कि ये जो है सब्जेक्ट सेकेंड वाला, ये तो मेरा मास्टर्स में भी था, मेरा बैचलर्स में भी था, तो मुझे आता है, लेकिन ये पेपर वन है, उस वो ज़रा नया है मेरे लिए, मुझे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, उसको ज़्यादा टाइम दूंगा। ओके, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आपको वो क्वेश्चंस देखने के बाद कैसा लगता है, कि आपको उस पर ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा हार्डवर्क करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर योर ओन नोट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी नोट्स खुद बनानी है। ओके, अब क्या करो, आप एक बड़ी सी नोटबुक लो, उसका उसके पेजेस का ना 3 पार्ट करो, कि मार्जिन की जो साइड होती है वहाँ पर आप टॉपिक का नाम लिखा करो, और ये टॉपिक पर कितना क्वेश्चन पूछा गया है, कितना बार रिपीट हुआ है, कौन से साल रिपीट हुआ है, वो आप लिखा करो। देन आपका जो टॉपिक है उसके बारे में आपको क्या वन लाइनर या शॉर्ट में जस्ट एक वर्ड वगैरह यूज़ करना होगा, फ्लो चार्ट्स वगैरह टाइप बनाने होंगे, ऐसा आप बना लो। और जो लास्ट का एंडिंग पोर्शन मैंने आपको रखना बोला, वो इसलिए वो आप प्रिजर्व रखो कि आपको अगर बाद में उस चीज़ पे कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ नई बात आपको पता चल रही हो, तो आप वहाँ पर नोट डाउन कर सको। ओके, पर्सनल नोट्स बनाओ ऐसे कि वो बाद में भी आपको यूज़ हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, तो ऐसे जो सब्जेक्ट्स है वो यूपीएससी के लिए भी आते हैं, तो आप ऐसे नोट्स बनाओ जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल होगा, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ओके, तो नोट्स जो है वो बहुत प्रिसाइज रखो, कि एफिशिएंट हो आपके नोट्स, पढ़ सको तो आपको तुरंत कॉन्सेप्ट याद हो जाए। ओके, तो ज़्यादा लंबे ऐसे पैराग्राफ्स में मत लिखो, बहुत प्रिसाइज, जो आपको क्या बोलते हैं, रेडी रेकॉर्नर नोट्स होंगे ना, ऐसे आप बनाया करो। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रिपेयर वेल इन टाइम। अब आपकी ये जो एग्ज़ाम है वो होती है आपके मास्टर्स एग्ज़ाम के बाद में। ओके, क्राइटेरिया भी मैंने बता दिया है कि 55% फॉर ओपन कैटेगरी एंड 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो अब अगर आप पहले से ही चाहते हो कि मुझे सिर्फ टीचिंग लाइन में ही जाना है, आपका पूरा फोकस उधर ही है, तो आप जब मास्टर्स लेवल में पढ़ रहे होते हो तब से ही इसका प्रिपरेशन चालू कर दो। ओके, वेल इन टाइम प्रिपरेशन होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, आपका आपके सब्जेक्ट पे क्या होगा, कंट्रोल होगा, आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही अच्छा होगा। तो प्रिपेयर
जब आप कर रहे हो तब एक बात ध्यान में और एक रखो कि आप जब मास्टर्स करते हो तो आपका जब फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स आ जाएंगे, ओके, मतलब ये फॉर्म भरने की क्राइटेरिया है कि जो बच्चे मास्टर्स कर रहे होंगे और उनका मतलब फर्स्ट ईयर एग्जाम क्लियर होगा, वो बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन एक ट्विस्ट यहाँ पे एक समझ लो कि अगर आपने एग्जाम क्लियर कर ली, ओके, जो कट ऑफ वगैरह मार्क्स है आपने सिक्योर कर लिए, लेकिन जब आपका सेकेंड ईयर के रिजल्ट्स आए, एग्रीगेट मार्क्स वगैरह आपने निकाल लिए एंड वो अगर आपके 55% नहीं आ रहे हैं, तो जो आपका नेट का रिजल्ट निकला था वो हो जाता है इनवैलिड। समझ रहे हो आप? आपने एग्जाम क्रैक कर लिया लेकिन अगर आपने मास्टर्स में उतने मार्क्स अगर सिक्योर नहीं किए, उतने परसेंटेज आप नहीं ला पाए, तो आपका नेट का रिजल्ट इनवैलिड हो जाता है। और सेम एप्लीकेबल होता है आपका सेट एग्जाम के लिए भी। अगर आप चाहते हो कि आपका मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप ये एग्ज़ाम दो, ओके, तो जैसे कि सेट एग्ज़ाम साल में एक ही बार होता है, नेट एग्ज़ाम है जो 2 बार होता है, एक होता है दिसंबर जनवरी में और एक होता है जो जून के मंथ में होता है। और आप चाहते हो कि मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद ये एग्ज़ाम दूँ, तो आप क्या करो, अच्छे से प्लान करो, 3 महीने या 6 महीने की अच्छे से मैं पढ़ाई कर लूँ और बाद में मैं ये एग्ज़ाम दूँ। कोई-कोई फास्ट लर्नर भी होते हैं कि जो कम टाइम में वो सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं। 3 टू 4 मंथ्स मुझे लगता है कि आइडियल है ये सब्जेक्ट कवर करने के लिए एंड फिर जो पेपर 1 है उसको कवर करने के लिए। और 3 से 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ्स, ओके, इतना भी ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप मास्टर से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, तो आपको कम टाइम लगेगा, ओके। सो 3 टू 4 मंथ्स मेरे हिसाब से आइडियल है ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें हमारी स्पीड और प्रिपरेशन क्वालिटी को मेंटेन करना है। ओके, तो एक आप चार्ट प्रिपेयर करो कि मुझे कितने दिन में कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे एक मंथ में मुझे कितने यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। जैसे कि अब पेपर 1 में बता दूं कि आपको 10 यूनिट्स कवर करने पड़ते हैं, तो आप एक टाइम फिक्स किया करो कि मुझे एक यूनिट इतने दिन में कंप्लीट करना है। और पढ़ते वक्त ऐसा पढ़ो कि मतलब आप जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाओ तो पीछे जो पढ़ा था टॉपिक के, वो आप भूल ना जाओ। मैनेजमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप एक यूनिट पर या एक पेपर पर काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो, तो ये कहीं तो डिजास्टरस प्रूव कर सकता है। क्योंकि अगर हम लोग एक यूनिट एक टॉपिक पर इतना टाइम लगाएंगे तो बाकी के जो भी टॉपिक्स बचे हैं उनको कब टाइम दे पाओगे। तो इसीलिए आप टाइम प्रिपेयर कर, आप टाइम अच्छे से मैनेज करना सीखो। एंड लास्ट पॉइंट है कि कॉन्फिडेंट रहो। कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने अच्छे से पढ़ा है, कि मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है, मैंने कोई भी टॉपिक जो है उसको स्किप नहीं किया है। अगर आप खुद पे ट्रस्ट करोगे तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। पॉजिटिव माइंडसेट होना भी बहुत ज़रूरी है। अब लाइक जब मैंने पिछले साल एमएचसेट एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने खुद के मन में ठान लिया था कि यस, ये मेरी एग्ज़ाम क्रैक होकर ही रहेगी। मैंने दिया है उतना टाइम, डेडिकेशन से मैंने पढ़ा है, इतना टाइम मैंने उस पे इन्वेस्ट किया है, तो मुझे उसका फ्रूट्स तो मिलना ही चाहिए, कि सक्सेस मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है और मैं करके रहूँगी। ये मैंने पॉजिटिव माइंडसेट बना लिया था एंड मेरी एमएचसेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गई। ओके, तो कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। खुद पे ट्रस्ट करना सीखो, आपने आपका बेस्ट दिया है, ओके। सिर्फ वर्ड से नहीं तो अपने एक्शंस भी उतने पॉजिटिव रखो। ऑल द बेस्ट टू ऑल।